So very good afternoon to all of you. Today we will be doing a new chapter current electricity. ठीक है, और ये चैप्टर आसान है बिकॉज में पुरानी टर्म्स है, 10th की टर्म्स है, करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। तो विदाउट एनी ड्यू स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि जब भी चार्ज फ्लो करेगा, व्हेन एवर चार्ज फ्लोज electric current is produced, but whenever charge flows in a particular direction, ठीक है, करंट विल फ्लो। उसका रीजन क्या है वो हम आपको बता देंगे कि अगर सिर्फ चार्ज फ्लो करता है तो वहां पे करंट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, क्योंकि वहां पे रैंडम डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो रैंडमली जब फ्लो करती है कोई चीज तो वहां पर जो नेट मूवमेंट है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। बट अगर चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करे तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट बनता है, ठीक है। तो यहां पर तो टॉपिक आएगा द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट आई, इसका सिंबल होता है आई। 10th में सब पढ़ा हुआ है आपने, इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू स्टैंड्स फॉर चार्ज, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, ठीक है। मान लो एक ये वायर है, कंडक्टर, ऑफ कोर्स कंडक्टिंग वायर ले लेंगे हम इसमें, क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इफ द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वेरीज विद टाइम, देन करंट एट एनी टाइम आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। देखो ये तो है तब जब आपके पास जो चार्ज है उसका जो रेट है फ्लो होने का वो कम ज्यादा नहीं हो रहा, वो एक पर्टिकुलर रेट से ही चल रहा है, लगातार कंटिन्यूअस रेट से चल रहा है। लेकिन अगर लगातार चेंज हो रहा है तो I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी, ठीक है। तो दो फॉर्मूलेज हैं, एक क्यू अपॉन टी अगर चार्ज की जो क्वांटिटी है वो फिक्स है, लेकिन अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लगातार चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो करंट की वैल्यू होगी I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी, where dq is a small charge passing through any cross section of the conductor in small time interval dt। ऐसा यूनिट क्या है करंट की? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। एम्पियर की यूनिट क्या होगी? कैपिटल ए। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। जैसे चार्ज की यूनिट होती है कूलम, वैसे करंट की यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर अगेन इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। आप पढ़ोगे यूनिट नंबर 3 जब आप करोगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो वहां पर पढ़ोगे आप एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। तो दीज आर द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट, ओके। 1 एम्पियर, द करंट थ्रू अ वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, 1 c oblique s। Current is a scalar quantity, though the electric current represents the direction of flow of positive charge, yet it treated as scalar because current follows the law of scalar addition and not the laws of vector addition। करंट स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर एक जो करंट है बड़ी एक डिफरेंट सी क्वांटिटी है। उसका रीजन क्या है? जब हमने करंट के बारे में पढ़ा था 10th में, तब आपको एक चीज बताई गई थी कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन आपको यह भी पढ़ाया गया था 9th में कि एक क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, ठीक है, वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि हम इसकी डायरेक्शन बोलते हैं। तो दो द इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है करंट, येट इट ट्रीटेड एज स्केलर। लेकिन फिर भी हम इसको स्केलर क्वांटिटी मानते हैं बिकॉज करंट लॉ ऑफ स्केलर एडिशन को फॉलो करता है, ना कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब जब हमने दो करंट्स को ऐड करना हो तो वहां पे हम स्केलर की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं, ना कि वेक्टर की तरह, ओके। तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल का मतलब हमने अपनी कन्वेंशन के लिए, इजीनेस के लिए, समझने के लिए हमने इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव ली है। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है?
द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू कन्वेंशनल करंट. मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और जो करंट का फ्लो होता है वो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे करंट हमेशा उससे अपोजिट जाएगा. आप देख पा रहे हो ये जो देखो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कहाँ है, लेफ्ट की तरफ, और इनकी डायरेक्शन कहाँ है, करंट की डायरेक्शन राइट की तरफ. ठीक है. नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट. पल्सेटिंग, डायरेक्ट, वेरिएबल, अल्टरनेटिव. पल्सेटिंग, डायरेक्ट, वेरिएबल, अल्टरनेटिव. अभी तक आपने दो ही पढ़े होंगे आई थिंक, डायरेक्ट करंट, डीसी और एसी. डीसी और एसी, उसी में ही दो अलग अलग वेरिएंट्स हैं, पल्सेटिंग और वेरिएबल. पल्सेटिंग और वेरिएबल. ठीक है. करंट कैरियर्स इन सॉलिड्स. कंडक्टर के अंदर जो मेन जो करंट कैरियर्स है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. इंसुलेटर के अंदर नो चार्ज कैरियर, इसलिए उसमें से करंट फ्लो नहीं होता. करंट कैरियर्स इन लिक्विड्स. अब लिक्विड के अंदर कौन से करंट कैरियर्स रहते हैं, जैसे NaCl. आपने सुना होगा, ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में. तो अ कंडक्टिंग लिक्विड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, CuSO4 NaCl एक्सेट्रा. ठीक है. द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रोवाइड्स positive ions like Cu++, Na positive, and negative ions like SO4 negative negative, Cl negative. ठीक है. तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस होते हैं. जब आयंस भी क्या है, एक तरह से चार्ज ही तो है. तो मैंने क्या बोला आपको, जब चार्ज फ्लो करेगा तो करंट बनेगा. ठीक है. तो ये CuSO4 में क्या हो जाएगा, जो Cu पॉजिटिव है या NaCl में Na पॉजिटिव है, और SO4 नेगेटिव है, NaCl में Cl नेगेटिव है. तो जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रोवाइड्स पॉजिटिव आयंस like Cu positive positive, Na positive, and negative ions like SO4 negative negative, Cl negative. When electric field is applied, the positive ions moves in one direction and negative ions in the opposite direction, causing electric current, जिसकी वजह से electric current बनता है. Thus the current carriers in liquids are positive and negative ions. तो solids में electrons, holes, liquid में ions. अब gases की बात करते हैं. Ordinarily the gases are insulator of electricity. ज्यादातर जो गैसेस हैं वो इंसुलेटर की तरह काम करती हैं, बट दे कैन बी आयोनाइज्ड बाय अप्लाइंग अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस एट लो प्रेशर और बाय देयर एक्सपोजर टू एक्स रेज. ये ध्यान रखना है आपको. लेकिन उनको हम आयोनाइज कर सकते हैं जब हम उन पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें लो प्रेशर पे. ठीक है, या एक्स रेज डाल दें उनके ऊपर. द आयोनाइज्ड गैस कंटेन्स पॉजिटिव आयंस and electrons. Thus positive ions and electrons are the current carriers in gases. ठीक है. Next, drift velocity. So this is the first derivation. ये पहली डेरिवेशन है आपकी बेटा, जो इंपॉर्टेंट में आप ले सकते हो. ये कई बार 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में छोटी सी डेरिवेशन आ सकती है. ठीक है. मैंने आपको अभी एक बात बताई थी जब मैंने करंट पढ़ाया स्टार्टिंग में ही, कि जब चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो करंट बनता है. ये बहुत जरूरी है. उसका रीजन क्या है, यहां पे हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी में. देखो, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड. अब देखो इसका छोटा सा एग्जांपल बना के देखते हैं. मान लो ये ये कंडक्टर का टुकड़ा है. ठीक है. अब ऑफ कोर्स इसके अंदर क्या पड़े, इलेक्ट्रॉन्स पड़े. अब हमने इस पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो अब ये रैंडमली मूव करेंगे. कोई इधर जाएगा टकरा के फिर वापस आएगा, कोई इधर जाएगा, कहीं भी रैंडमली मूव करेंगे. जब रैंडमली मूव करेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, 0, बिकॉज जहां से चले थे इन दीवारों से टकरा के वापस आ जाएंगे. बट
जब हम इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना, या हम इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेल या बैटरी लगा देंगे। अब क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, वो जाएंगे इधर की तरफ सारे के सारे। ठीक है, तो यही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो एक मेटल कंडक्टर को अगर आप हीट कर दोगे तो उसमें से करंट नहीं बनेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगा तो करंट बनता है। ठीक है, तो यहां पर वही है, let E is the strength of applied electric field, then the force on electrons due to applied field is F is equal to E into E। ये यहाँ पे कहाँ से आ गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आया आपके पास, हमने अभी यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था। F इज इक्वल सॉरी E इज इक्वल टू F अपॉन Q। और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है, E चार्ज होता है, तो यहाँ पर डाल देंगे E अपॉन E, सॉरी F अपॉन E आएगा यहाँ, यहाँ आ जाएगा F अपॉन E स्मॉल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू E इंटू E। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे, इफ M इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन देन एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पहले देखो, यहाँ पर इसे थोड़ा डायरेक्ट किया है, आप ऐसे कर सकते हो। देखो पहला तो हमने निकाल लिया कि F इज इक्वल टू E इंटू E। आप चाहो तो यहाँ पे क्यू भी लिख सकते हो, और आपको पता है न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को कंपेयर कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। तो ma इज इक्वल टू E कैपिटल E। ठीक है, तो A का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू E अपॉन M। अच्छा, अब आगे, इफ टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम विच इज एवरेज टाइम दैट एन इलेक्ट्रॉन स्पेंड्स बिटवीन टू कोलिजंस, देन A इज इक्वल टू Vd माइनस 0 अपॉन टाउ। तो Vd का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, A टाउ। ठीक है, तो A की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, तो दिस इज द रिलेशनशिप, Vd इज इक्वल टू E टाउ। अच्छा, इसी के साथ में आपको ये भी पता है, E का एक फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आए इससे पहले वाली यूनिट में, E इज इक्वल टू, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पुरानी यूनिट्स आपको जरूर याद होनी चाहिए। E इज इक्वल टू V अपॉन L। ये कहां से आया फॉर्मूला हमारे पास, हमने पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, पढ़ा था ना पहली यूनिट में, तो वहां से हमने यूज कर लिया। तो अगर इसी फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ लिखना हो हमें पोटेंशियल के, तो हम क्या लिखेंगे, E V टाउ M L, तो ये वाला फॉर्मूला भी बन सकता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, ये है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। हेयर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर माइनस 14 सेकेंड। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसको जरूर करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट टर्म, मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी नाम से पता चल रहा है मोबाइल, विच कैन बी इजीली मूवेबल, जो इजीली मूव कर सकता हो। ठीक है, अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज लाइटर, इलेक्ट्रॉन इज लाइटर देन प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.6 10 की पावर -27। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हल्का है एज कंपेयर टू होल्स, तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा हल्का है, तो उसकी मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मूले में क्या है, मोबिलिटी का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, Vd अपॉन कैपिटल E। और जब हम Vd की वैल्यू पुट करेंगे, Vd की वैल्यू क्या है हमारे पास, Q E
टाउ अपॉन एम, तो क्यू टाउ अपॉन एम, ई से ई कैंसल। तो आप देख पा रहे हो कि म्यू ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई टाउ ई अपॉन एम ई, और म्यू एच का फॉर्मूला ई टाउ एच अपॉन म्यू एच। और ये आपको क्लियर हो रहा है कि मास और मोबिलिटी में क्या रिलेशनशिप है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और किसका मास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन और होल्स में से, होल्स का मास ज्यादा है, इसलिए उसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम। ठीक है, और ये इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। The mobility of electrons is greater than holes because the electrons are free to move anywhere inside the conductor while holes move from bond to bond। ठीक है, band to band। तो mu E greater than mu H, रीजन भी सकते हो आप, because mass of hole is less than mass of electron। अब ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी चेंजेस फॉर अ गुड कंडक्टर। ये सीबीएसई 2006 में आ रखा है बेटा क्वेश्चन। गुड कंडक्टर व्हेन नंबर वन, द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज डिक्रीज, अगर हम टेम्परेचर को घटा दें एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस एंड अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे लिखना है आपने, पहले का आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, ई टाउ अपॉन एम, म्यू ई इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो म्यू ई की वैल्यू बढ़ जाएगी विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। उसका रीजन क्या है, जो टाउ है ना, टाउ, ये टाउ की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, टाउ पे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ठीक है, तो म्यू ई की वैल्यू बढ़ जाएगी टेम्परेचर को घटाने से। म्यू ई डज नॉट चेंज विद इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर ई भी नहीं है, कैपिटल ई भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, और बी भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, a potential difference of 12 volt is applied across a conductor of length this, if drift velocity of electron is this, then calculate the electron mobility। अब आपको पता है E is equal to V upon L होता है, E is equal to क्या होता है, V upon L। तो यहाँ से हम E निकाल लेंगे, पहले लेंथ, पोटेंशियल दे रखा है, लेंथ दे रखी है, तो वहां से हम E निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम म्यू भी निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट, ये न्यूमेरिकल्स बेटा आप लोगों ने जरूर करने हैं। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। कंसीडर अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L एंड हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा डायग्राम बना लिया, एक कंडक्टर का टुकड़ा है, ठीक है, उस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया और यहाँ पे हमने कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, और ये लेंथ है इसकी L, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से अप्लाई होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेट देयर आर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd in time interval t, each electron advances by distance vd t and volume of this portion is a vdt t। ये कहां से आ रहे हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या कह रहा है कि मान लो वहां पर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, व्हाट इज द पर यूनिट वॉल्यूम, ये पहले भी आया था, पॉइंट टॉपिक्स में भी है ये। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, देखो, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड लेंगे स्मॉल n। देखो फर्क है स्मॉल n और कैपिटल n में, क्या फर्क है, स्मॉल n का मतलब होता है नंबर डेंसिटी। क्या मतलब होता है, नंबर डेंसिटी। ठीक है, अब नंबर डेंसिटी क्या होती है और कैपिटल एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने क्या बोला कि इट इज इम्पॉसिबल टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पे नंबर डेंसिटी लेते हैं, नंबर डेंसिटी क्या होती है, कैपिटल स्मॉल एन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब वो यहाँ पे, आई होप ये आपको क्लियर है कि n फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। तो मान लो n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से मूव कर रहे हैं। तो t टाइम में ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, vdt। ये कहां से आया,
देखो बेटा, आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है सभी इलेक्ट्रॉन्स की? वीडी। और टाइम कितना है? टी टाइम है, तो वीडी इनटू टी। वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन, और अगर वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू हाइट। अब हाइट की जगह हम क्या ले लेंगे? डिस्टेंस। तो एरिया कितना हो गया? ए, और डिस्टेंस कितना हो गया? वीडी इंटू टी। ठीक है, ये तो था एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अब ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? स्मॉल एन, तो स्मॉल एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्मॉल एन से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो एन ए वी डी इंटू टी। ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसेस द एरिया कैपिटल ए इन टाइम टी, हेंस चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? अब आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? स्मॉल ई। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज हो जाएगा? स्मॉल ई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गया। स्मॉल ई से देखो मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक। और आई का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन टी। तो क्यू पता है, टी पता है, टी से टी कट जाएगा, तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसे जरूर करना है। ठीक है, drift velocity of electrons in a conductor is 10 raised to power minus 4 meter per second. Yet a bulb glows instantly when switched on. Why? अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टर के अंदर 10 की पावर माइनस 4 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में एक मीटर से लगभग 10,000 गुना छोटा। 1/10,000, 1/10,000। तो फिर भी जो हम जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं बल्ब एकदम से जल जाता है। तो ऐसा क्या, इलेक्ट्रॉन्स इतनी जल्दी से कैसे पहुंच जाते हैं कि वो जलना शुरू हो जाता है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है? इसका आंसर है, व्हेन वी क्लोज द सर्किट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इन द एंटायर क्लोज सर्किट इंस्टेंटली विद द स्पीड ऑफ ईएम वेव्स। अब आपको पता है जो स्पीड ऑफ ईएम वेव्स है वो कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, causes electron drift at every portion of the circuit. Due to it, current is set up in the entire circuit instantly. The current so set up does not wait for the electrons to flow from one end to the of the conductor to the other end. जो करंट सेटअप हो गया उसको वेट करने की जरूरत ही नहीं होती कि एक इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट ओम्स लॉ, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। ओम्स लॉ सिंपली सी बात कहते हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor if the physical conditions of the conductor remains unchanged. ठीक है, conditions provided, तो कंडीशन क्या है कि फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन एक्सेट्रा रिमेन्स अनचेंज्ड, मैथमेटिकली v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, v is equal to ir, where proportionality constant r is called the resistance of the conductor। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्राफ बन गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? ओम होती है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere is equal to 1 V upon 1 A. Thus 1 ohm is the electrical resistance of a conductor though which a current of 1 ampere flows when a potential difference of 1 volt is applied across the ends of the conductor। ठीक है, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, डायमेंशंस याद रखनी है, कई बार 1 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस सब चीजें आपने पहले पढ़ी हुई है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, देखो 10th तक हमने आपको दो ही फैक्टर्स पढ़ाए थे, लेंथ और एरिया। बट अब ये 12th क्लास है तो हम और दो फैक्टर्स पढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि आप सबको याद होगा कि लेंथ और एरिया पे कैसे डिपेंडेंसी थी। लेंथ पे थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कोई वायर जितनी लंबी होती है उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होता है। और एरिया पे कैसे डिपेंडेंसी थी कि किसी वायर का
कोई वायर जितनी ज्यादा मोटी होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, बिकॉज इस पे था इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन अब ये 12th है तो आपको और भी पढ़ना पड़ेगा। थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहां पर इस रो वर्ड को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो, लेंथ को अगर हम 1 मीटर रख दें, एरिया को अगर हम 1 मीटर स्क्वायर रख दें, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो रेजिस्टिविटी के इक्वल होगी। मतलब रेजिस्टिविटी इज द of the material of a conductor is defined as resistance of unit length with unit area of cross section of the material of the conductor। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की? ओम मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, और रेजिस्टिविटी की ओम मीटर। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को? ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? आई आर है ना। तो I का फॉर्मूला हमें रिलेशनशिप पता है, पीछे से हमने पढ़ लिया था रिलेशनशिप। आई और VD में क्या रिलेशनशिप है? ये रिलेशनशिप बहुत जगह यूज होगा बेटा, ये वाला ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर रिलेशनशिप, ये बहुत बार यूज होगा आपके पास। छोटी छोटी डेरिवेशंस हैं इस चैप्टर में, उसमें ये रिलेशनशिप बहुत बार यूज होगा। तो I इज इक्वल टू NEAVD, ये हमें पता है। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, और R एज इट इज। ठीक है, उसके बाद हम VD की वैल्यू पुट कर देंगे। VD क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट कर देंगे। बहुत छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं इस चैप्टर में बेटा। ठीक है, तो VD की वैल्यू क्या है? E टाउ M। इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो R NE स्क्वायर A V अपॉन L। E की वैल्यू पुट कर देंगे V अपॉन L टाउ M, और जब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा? M, V से V कट जाएगा यहाँ पर, देखो V से V कट गया, और जब हम इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? M अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू L बाई A। ये किसकी वैल्यू आ गई? रो की वैल्यू आ गई। रो की वैल्यू क्या होगी? M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। ठीक है, 10 रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन रो। यहां से क्या पता चल रहा है? रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर में डिपेंड करती है? देखो बेटा, रेजिस्टिविटी आपने पढ़ रखा है 10th में। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आप किसी वायर की लेंथ बढ़ा दोगे तो उसके रेजिस्टेंस पे जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर आप उसे उसका एरिया अगर घटा या बढ़ा दोगे तो रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से पता चल रहा है रेजिस्टिविटी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू बढ़ी, नंबर डेंसिटी बढ़ी, तो रो घटेगा, और अगर टाउ की वैल्यू बढ़ी या घटी तो रो की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है पहले, 10th में भी ऐसा क्वेश्चन किया है कि टू वायर्स ए एंड बी विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैविंग आइडेंटिकल लेंथ्स, उनकी लेंथ्स क्या है? आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम लेंथ है। आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल के भी बने हैं, ध्यान से लेंथ भी सेम है। मतलब अगर मैं देखो यहाँ पर, तो एल ए इज इक्वल टू एल बी, दोनों की लेंथ सेम है, इसका मतलब उसको ले लेंगे एल, और दूसरा सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो जो उनकी रेजिस्टिविटी है रो ए इज इक्वल टू रो बी इज इक्वल टू रो। ठीक है, उनका रेजिस्टिविटी भी सेम है, येट वायर ए हैज 4 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी, और गिवन है कि वायर ए का जो रेजिस्टेंस है आर ए इज इक्वल टू 4 आर बी। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इज द ग्रेटर द डायमीटर ऑफ द वायर देन वायर ए। डायमीटर पूछ रहा है बेटा, एरिया नहीं पूछ रहा, डायमीटर। तो देखते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन था, इसको आपने करना है, फिर देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या आएगा। आई होप यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ना, इसका न्यूमेरिकल्स जरूर करना है आपको।